के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज अभी 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर आगजनी की, 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, 200 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जी हाँ, नेपाल के बाद ठीक इसी तरह से अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बजट में कटौती के खिलाफ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से भी ज्यादा लोग आज बुधवार को सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की कई जगहों पर सुरक्षा बलों से झड़प हुई है। उन्होंने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की। सरकार ने 80,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं फ्रांस की। बिल्कुल नेपाल की ही तरह यहाँ भी भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि हाल ही में फ्रांस के पीएम ने सख्त बजट पेश किया और अपनी सत्ता गंवाई थी। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री बायरू ने जुलाई में साल 2026 के लिए बजट का फ्रेमवर्क पेश किया था, जिसमें लगभग 44 अरब यूरो यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए बचाने की योजना शामिल थी। बायरू का कहना था कि देश का कर्ज अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है। अगर सरकार अभी से खर्चों को नहीं घटाएगी और टैक्स व अन्य राजस्व में सुधार नहीं करेगी तो आने वाले सालों में फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है। तो फ्रांस सरकार के इसी बजट प्लानिंग को लेकर अब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। 30 से ज्यादा जगहों पर आज प्रदर्शन हुआ। फ्रांस में आज ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ रोक दो मूवमेंट में 30 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया से शुरू हुआ था ये ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट और कहीं न कहीं नेपाल में जो हालात दिख रहे हैं, इस वजह से फ्रांस के युवाओं में भी एक प्रेरणा जगी, एक मोटिवेशन जगी कि हम भी सरकार के खिलाफ ऐसे उतर सकते हैं। अभी आपको पता होगा नेपाल में तो हालात बहुत गंभीर चल रहे हैं। हालांकि अब तो नेपाल की सेना में आ चुका सब कुछ कंट्रोल, फिर भी नेपाल में हिंसा जारी है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में 25,000 फाइलें भी जलकर खाक हो गई और आज नेपाल में भी 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन रहा। हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने कल रात 10 बजे से ही पूरा देश अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि नेपाल में सारे बड़े बड़े नेता तो देश छोड़कर भाग चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, पूरी सरकार तख्ता पलट हो चुकी है। ये देखिए कुछ तस्वीरें। नेपाल में पीएम ओली का घर भी जला दिया गया, उसके बाद धुएं का गुब्बार उड़ता नजर आया। और ये है नेपाल का राष्ट्रपति भवन। वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निवास को भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इन घटनाओं के हालातों के बीच नेपाल की आर्मी पीएम ओली को सुरक्षित जगह पर ले गई और भी नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के भी घर जला दिए गए और प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी आग में जलाकर जिंदा जलाकर मार दिया। और ये पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर भी हमला करते प्रदर्शनकारी। बीते दिन नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को भी दौड़ा कर सड़कों पर पीटा, लात घूंसे मारे। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के हथियार तक लूट लिए। अब समझिए दोस्तों, नेपाल में जो युवा ये आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ प्रमुख वजह क्या है। 7 बड़ी वजह बताई जा रही है। हाल ही में तो एक फैसला लिया था नेपाल सरकार ने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। तो इससे युवाओं की कमाई पर भी असर पड़ा और युवा इसका विरोध करने लगे। इसके अलावा नेपाल में बीते 4 सालों में 3 बड़े घोटाले हुए हैं, जिनका आंकड़ा हजारों लाखों करोड़ में है। तीसरा, सियासी अस्थिरता। बीते 5 सालों में नेपाल में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। चौथा, नेपाल में बढ़ती बेरोजगारी और असमानता। बेरोजगारी दर नेपाल की 10% से ज्यादा है और 20% लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति है। 5वां, विदेशी दबाव। कभी अमेरिका तो कभी चीन का दबाव नेपाल में देखने को मिला। बैन के बीच सिर्फ टिकटॉक चालू रहा, तो जाहिर सी बात है नेपाल सरकार पर चाइना की पॉलिसी का दबाव दिखता रहा। छठा, भारत से दूरी। लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा, इससे युवाओं में बेचैनी बढ़ी। और 7वां, भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स। नेताओं ने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिए। उनके बच्चों की विदेश यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने और पार्टियों से भी युवा नाराज नजर आए। वैसे न सिर्फ नेपाल में बल्कि दोस्तों बीते 5 सालों में भारत के 3 पड़ोसी देशों में तख्तापलट हुआ। श्रीलंका में साल 2022 में ये घटनाएं देखने को मिली। बांग्लादेश में भी पिछले साल 2024 में आपको पता होगा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, भागकर भारत आ गई। इसके अलावा म्यांमार में भी साल 2021 में चीनी दूतावास के सामने जमकर प्रदर्शन हुए और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही होंगे। तालिबान वगैरह ने शासन हड़प लिए और पाकिस्तान में तो कोई सरकार टिकती ही नहीं है, सेना का राज चलता है। तो कहीं न कहीं भारत के कई सारे पड़ोसी देशों में अस्थिरता देखने को मिली है बीते कुछ सालों में और कुछ वीडियो फुटेज वगैरह सामने आ रहे हैं। देखिए, नेपाल में प्रदर्शन करने के बाद लोगों ने दुकानों को भी लूट लिया। शॉपिंग मॉल, दुकानों में जमकर लूटमाट की। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब तक नेपाल में इस भयंकर विरोध प्रदर्शन में 22-23 लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। ये देखिए, एक कार शोरूम में भी युवती की जली लाश मिली और पूरे के पूरे कार शोरूम को आग के हवाले कर दिया। नेपाल में हिंसा से अब तक क्या क्या हालात चल रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई बड़े नेताओं के घरों पर हमला हुआ, आगजनी हुई। संसद और सुप्रीम कोर्ट भी जला दी गई। 25,000 फाइलें जलकर राख हुई। बैंकों में लूटपाट होने लगी। कई मीडिया ऑफिस भी आग में फूंक दिए गए। गोली चलाने का आदेश देने वाले डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी गई। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, विदेश मंत्री आरजू देउबा समेत पूरे परिवार पर हमला हुआ। पूर्व पीएम जालानाथ खनल की पत्नी को भी जिंदा जला
दिया गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की सरेआम पिटाई हुई वीडियो वायरल हुआ। त्रिभुवन एयरपोर्ट भी बंद पड़ा है। सेना ने संभाली सुरक्षा। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। जेल से कई कैदियों को रिहा कर दिया गया। जेलों को ही तोड़ दिया, आग के हवाले कर दिया। नेपाली सेना ने विदेशी नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये देख सकते हैं आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स। एक्चुअली नेपाल का जो इतिहास रहा है दोस्तों, नेपाल में साल 2008 तक तो राजाशाही रही है। तकरीबन 250 साल तक नेपाल में राजाओं का राज जैसे एक ही परिवार के वंशज सत्ता में रहे। हालांकि 1951 में लोकतंत्र की कोशिश शुरू हुई थी नेपाल में, लेकिन इसे बार बार रोक दिया गया। लेकिन 1996 से लेकर 2026 तक माओवादी विद्रोहियों और राजशाही के बीच 10 साल तक गृह युद्ध चला। इसमें तकरीबन 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और आखिरकार 2007 में राजशाही खत्म करने का निर्णय हुआ और 2008 में नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले इस देश नेपाल में 100 से ज्यादा जातीय समूह और भाषाएं हैं। यही वजह है कि राजनीतिक सहमति बनाना हमेशा मुश्किल रहा है। 2008 के बाद से लेकर यहां अब तक कई बार सरकारें बदली और भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ती रही। CPN UML के नेता KP शर्मा ओली 2015 में पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। 2024 में उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी और ये तय हुआ था कि 2027 तक दोनों पार्टियां बारी बारी से सरकार चलाएगी। लेकिन हिंसक प्रदर्शन के बाद बीते मंगलवार को नेपाल के PM ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। अभी नेपाल में PM पद के लिए 3 दावेदार हैं, बालेन शाह, डॉक्टर सेंडुक रुइट और कुलमान गिशिंग। वैसे नेपाल में अब आज रात 10 बजे के बाद फिर से भयंकर कर्फ्यू लागू रहेगा। नेपाली सेना ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया। ये ऑर्डर आप देख सकते हैं। और अब नेपाल में विद्रोह के बाद 5 संभावनाएं दिख रही है। पहली नंबर 1, सेना देश चलाएगी और सेना का देश पर दबदबा बढ़ेगा। दूसरी, पुराने नेताओं की वापसी तो नहीं होगी। तीसरी, आंदोलनकारी युवाओं का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये पूरा आंदोलन सोशल मीडिया और जेन जी का है, मतलब युवाओं का है, तो इसका स्पष्ट नेतृत्व नहीं था। तो आंदोलनकारी युवाओं का भविष्य भी बांग्लादेश के छात्र आंदोलन जैसा ही हो सकता है। चौथा, अब नेपाल में तुरंत तो चुनाव नहीं होने वाले हैं, आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। भले ही आंदोलनकारी संसद भंग करने और नए चुनाव की मांग कर रहे हैं, हालांकि जो अभी देश के मौजूदा हालात हैं उनको देखकर ये संभव नहीं दिख रहा है। और पांचवा, राजशाही समर्थक आवाजें और मजबूत होगी। इस विद्रोह से राजशाही समर्थकों को मौका मिला है। लोकतंत्र फेल होने का हवाला देकर राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ सकती है। मतलब फिर से नेपाल में एक राजाओं का राज वंशज देखने को मिल सकता है। ऐसा ये देखिए, नेपाल की दीवारों पर चिपकाई कुछ तस्वीरें भी। PM KP चोर हैं, जेन जी वी डिड इट। और नेपाल की राजधानी की पत्रिका द काठमांडू पोस्ट में भी ये आज आर्टिकल छपा। दिस इज नॉट अस, जेन जी ग्रुप डिसोसिएट themselves फ्रॉम वाइडस्प्रेड वेंडलिज्म। नेपाल की पार्लियामेंट बिल्डिंग में तबाही की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। KP चोर, द गवर्नमेंट जेन जी यू टुक द रॉन्ग डिसीजंस। आगजनी के बाद नेपाल का पार्लियामेंट भी पूरी तरह से तबाह हो गया। ये कुछ फुटेज और तस्वीरें आप देख सकते हैं नेपाल के बाजारों की भी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर का भी गेट तोड़ने की कोशिश की गई।